हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं श्रेया राज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। तो फटाफट जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज फिर हम ज्योग्राफी का एक नया पार्ट पढ़ने वाले हैं। चूँकि आपको पता है कि मैंने पिछले कुछ क्लासेस में ज्योग्राफी के पार्ट्स दिए हैं, मैप के माध्यम से बताई हूँ, और कल मैं सौरमंडल भी आपको पढ़ाई थी। तो इसीलिए आपका उनको देखना मस्ट है। आपने अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चूँकि आपको पता भी है कि मैं वही क्वेश्चन लाती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो जुड़ जाइए मेरे साथ। अगर आप भी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल से जुड़े, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको फिगर से ही देख के पता चल रहा है कि आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो ज्योग्राफी के सोलर सिस्टम से ही रिलेटेड एक पार्ट है। जैसा कि कल आपने सोलर सिस्टम पढ़ा, तो किसी भी चीज़ की खूबियों को पढ़ने के बाद, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं उसकी खूबियाँ होती है, तो उसके साथ फिर उसकी खामियों को देखा जाता है। तो वही चीज़ है, कल हमने सोलर सिस्टम में ग्रह पढ़े हैं, कौन कौन से ग्रह हैं, उसके क्या क्या गुण हैं। तो आज उसमें जो ग्रहण है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रहण से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ज्योग्राफी का एक तरह से, तो कर लीजिए। इसीलिए मैं आपको कलर करके लाई हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आए। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पढ़ने वाले हैं। उसकी स्थितियों को देखेंगे कि किस प्रकार से सूर्य ग्रहण लगते हैं, चंद्र ग्रहण लगते हैं, और इसमें क्या क्या होता है। तो जैसा कि आपको फिगर से दिख रहा होगा, ये रहा सूर्य, इसे मैं लिख देती हूँ, ये सूर्य, एक चंद्रमा, और ये है हमारा पृथ्वी। ये पृथ्वी जैसा कि दिख रहा है, रेड सूर्य ऑरेंज कलर का है, वाइट चंद्रमा है, और पृथ्वी नीला कलर का है। और आपको पता है कि ये सभी वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूर्य, आपको मैंने कल बताया था कि सूर्य मुखिया होता है, सौरमंडल जो होता है उसका मुखिया होता है, इसका मेन पार्ट होता है। और उसमें गुरुत्वाकर्षण बल 99.99, मतलब इतना ज़्यादा उसमें गुरुत्व बल होता है, इतना ज़्यादा घनत्व होता है, जिसकी वजह से कि ये सभी ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है, यानी कि सभी ग्रहों को खींच कर रखता है, जिसकी वजह से सब ही इसके चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो भी ये 8 ग्रह हैं, तो ये 8 ग्रह इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद ये जो सबके उपग्रह होते हैं, यानी कि ये पृथ्वी है हमारी, तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से जो भी ग्रह, उपग्रह या उल्का पिंड, सभी ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो अब चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर लगाने के साथ साथ कुछ सिस्टम भी आते हैं। कुछ सिस्टम ऐसे आते हैं, चूँकि मैं आपको कल बताई थी घूर्णन गति के बारे में और परिक्रमण गति के बारे में। जब कोई वस्तुएं खुद के स्थान पे घूमे, यानी कि जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं इस तरह से अगर यहीं पे घूम जाऊँ, तो ये हुआ घूर्णन गति, यानी कि दैनिक गति, जिससे कि पिंड जो है उसमें एक दिन का समय होता है। जैसे हमारे यहाँ 24 घंटे में रात दिन होता है, तो ये पृथ्वी के अपनी जगह पे चारों तरफ घूम जाने से होता है। और 1 साल तब होता है जबकि पिंड जो है सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई चीज़ रख दूँ, उसके चारों तरफ घूमूं, तो इसका मतलब होता है कि उसके चारों ओर चक्कर लगाना, यानी परिक्रमण गति। जिसका उदाहरण के तौर पे मैंने आपको दिया था कि हिंदू विवाह में आपने देखा होगा कि जब फेरे लेते हैं तो अग्निकुंड के चारों तरफ गोल 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 चक्कर लगाते हैं। तो जस्ट परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति वही हो गया। और दैनिक गति, जैसे लट्टू नच रहा है, पंखा नच रहा है, और ये मैं अपने जगह पे जो घूमी, तो ये आपका दैनिक गति होगी। ये आपके बड़े काम में आने वाले, क्योंकि उससे आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं, ग्रहण से पहले सूर्य के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सूर्य के बारे में तो मैंने कल आपको बताया था कि सूर्य मुखिया होता है। इसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से होती है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के माध्यम से होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं, जो हाइड्रोजन के अणु होते हैं वो हीलियम में बदलते हैं। जैसे कि 71% हाइड्रोजन होता है और 26.5% हीलियम होता है, और 2.5 अन्य गैसें होते हैं। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में बदलता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए कहा गया है कि लगभग 5 बिलियन वर्ष, यानी कि सूर्य की जो आयु है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष है। और जब पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, 71% हाइड्रोजन जो है वो सारे के सारे हीलियम में बदल जाएगा, तो सूर्य का अंत हो जाएगा। तो ये इसकी आयु का एक तरह से निर्धारण किया गया है, 5 बिलियन वर्ष। तो अब वहाँ तक तो आपने समझ लिया। अब देखते हैं कि चंद्रमा का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना
पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना चंद्रमा का, और पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। उसके बाद इसमें क्या क्या गतियाँ होती हैं, क्या इसके रिएक्शन है और क्या इसके नियम है। मैंने आपको ये भी बताया था कि आज मैं आपको उपसौर और अपसौर के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पिंड वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाते हैं, परवलयकार पथ भी कह सकते हैं। ये देखिए, जैसे इस तरह से ये लगा रहा पृथ्वी सूर्य का चक्कर, और ये जो है चंद्रमा पृथ्वी का इस तरह से चक्कर लगा रहा है, और ये सब अपने पथ पे भी गोल 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 इस तरह से घूमते 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 चक्कर लगा रहे हैं, यानी अपना भी एक पूरा प्रक्रिया करके, यानी चल के, और उसके बाद फिर सूरज के भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो अब हम इसके ग्रहण के बारे में देखते हैं कि आखिर ये ग्रहण होता क्या है, ग्रहण होता क्या है। तो आपको पता है कि ग्रहण का मतलब होता है किसी आकाशीय पिंड का, ग्रहण का मतलब ध्यान से सुनिएगा, किसी एक आकाशीय पिंड का किसी दूसरे आकाशीय पिंड के द्वारा ढका जाना, किसी एक आकाशीय पिंड का किसी दूसरे आकाशीय पिंड के द्वारा ढका जाना, जिससे कि उसका पूर्ण या आंशिक भाग दिखाई नहीं देता, यानी कि पूर्ण भाग या आंशिक भाग का ढका जाना ही ग्रहण कहलाता है। यानी एक आकाशीय पिंड का किसी दूसरे आकाशीय पिंड के द्वारा आंशिक या पूर्णता भाग का ढका जाना ही ग्रहण कहलाता है, ग्रहण कहलाता है। अब देखिए, ग्रहण के प्रकार कितने हैं। ग्रहण के प्रकार की बात करें अगर हम, कि ग्रहण के कितने प्रकार हैं, तो ग्रहण के 2 प्रकार हैं। ग्रहण के 2 प्रकार हैं, एक हो गया सूर्य ग्रहण और एक हो गया चंद्र ग्रहण। एक चंद्र ग्रहण, यानी कि सूर्य में लगने वाले ग्रहण को सूर्य ग्रहण और चांद में लगने वाले ग्रहण को चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन इनकी जो स्थितियां होती हैं, लगने की जो प्रक्रिया होती है, वो अलग अलग होती है, और आज हम उन्हीं को समझेंगे। तो अब देखिए, आपको यहाँ सूर्य दिखाई दे रहा है, ये सूर्य है, ये तो अपनी जगह पे स्थिर है, तो ये सूर्य है। उसके बाद ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। अब ध्यान से सुनिएगा कि आखिर कंडीशन क्या है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में घूमते घूमते चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में घूमते घूमते चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का कुछ भाग, यानी कि सूर्य की जो ये रोशनी पड़ रही है इस तरह से, ये इतना दूर चंद्रमा पे आ गया, यानी ये रोशनी चंद्रमा पे आ गई और इसका छाया पृथ्वी पर बनने लगता है। इसका जो छाया होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ तो लाइट ज़्यादा है, अगर एक लाइट होता तो मेरा जो परछाई है वो पीछे की ओर बनता, हल्का फुल्का बन भी रहा होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो पीछे की ओर परछाई बनता, शैडो जो बनता। तो उसी तरह से जब ये सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा से यहाँ छाया बनता, और पृथ्वीवासी को, पृथ्वी पे जो लोग होते हैं उसका, उन्हें ये सूरज का कुछ पार्ट दिखाई नहीं देता। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे सूरज का पार्ट इसको दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मैं यहाँ पे अभी खड़ी हूँ, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और मैं इस तरह से अपने हैंड कर लूँ, इस तरह से अपने हैंड कर लूँ, तो आपको मेरा फेस दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये चीज़, ये मान लीजिए आप चंद्रमा है, वो आप हैं, और इधर सूरज है, तो इस तरह से जब वो बीच में आ गया तो उसका पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही हो गया सूर्य ग्रहण। यानी पृथ्वीवासी को चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण सूरज का पार्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ये सूर्य ग्रहण कहलाता है। तो इस तरह से इसका जो छाया बनता है पृथ्वी पर, ये लगभग कितने किलोमीटर तक बनता है, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो छाया बनता है ये लगभग 50 किलोमीटर, ये लगभग 50 किलोमीटर तक छाया बनता है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कितने किलोमीटर तक छाया बनता है, तो 50 किलोमीटर तक बनता है। अब देखिए, इस पे एक कंडीशन आता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने कोई बड़े एग्जाम्स उच्चतर दर्जे के, जिसमें कि मेंस होते हैं, जिसमें लिखने की होती है या ऑब्जेक्टिव नहीं होते, तो उसमें तो डिटेल से समझाना होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो कम समय के लिए क्यों लगता है, सूर्य ग्रहण कम समय के लिए क्यों लगता है। सूर्य ग्रहण की जो मैक्सिमम अवधि होती है, यानी कि अधिक से अधिक ये कितने समय के लिए लग सकता है, तो ये 7 मिनट 8 सेकेंड, 7 मिनट 8 सेकेंड, 1 मिनट। तो ये जो मैक्सिमम अवधि होती है ये 7 मिनट 8 सेकेंड तक की लगती है इसमें। क्योंकि अब देखिए, इसका रीज़न क्या है, इतने कम समय तक लगने का रीज़न क्या है। तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी इस तरह से घूम रही है, इस तरह से चक्कर काट रही है सूर्य का, ऐसे ऐसे। लेकिन ये जो चंद्रमा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये सीधा घूम रही है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर इस तरह से लगा रहा। तो जब ये चंद्रमा चक्कर लगाते 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 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते यहाँ आ जाएगी, तो देख लीजिए
इसका रोशनी डायरेक्ट इस पे पड़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि सूरज की जो रोशनी होगी ये चंद्रमा के बीच से हट जाने से डायरेक्ट रोशनी इस पर पड़ने लगेगी, क्योंकि पृथ्वी तो यहाँ चला गया, पृथ्वी यहाँ चला गया और चंद्रमा यहाँ आ गया, तो यहाँ से साफ साफ रोशनी पड़ रही। यही वजह है कि ज़्यादा देर तक सूर्य ग्रहण नहीं होता है, ज़्यादा देर तक सूर्य ग्रहण नहीं होता है। मैक्सिमम 7 मिनट 8 सेकेंड तक इसकी अवधि होती है। आपने देखा यहाँ पे कि किस तरह से ये इधर आ गया और वो उधर आएगा। और इस पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ग्रहण लगता कब है, ग्रहण लगता कब है। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी पूरा एक सीध में हो, एक सीध में, तभी ग्रहण लग सकता है। इसी कंडीशन में ग्रहण लग सकती है, वरना ग्रहण नहीं लग सकता है, क्योंकि अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो एक दूसरे को इसका पार्ट दिखाई देने लगेगा। तो आपने देखा कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वीवासियों को सूर्य का पार्ट दिखाई नहीं देने लगता है, जिसकी वजह से कि सूर्य ग्रहण लगता है। अब देखिए, सूर्य ग्रहण कई प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण में जो आंशिक और पूर्णतः, और इसके एक बीच होता है कि ज़्यादा लगना है, जिसे कि हम पर्शियल कहते हैं, और एक एनुलर हो गया और एक हो गया टोटल। मैं यहाँ लिख देती हूँ। सूर्य ग्रहण 3 तरह के होते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज मेरे स्केच को कहाँ हो गया। सूर्य ग्रहण 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप, ठीक। एक हो गया पर्शियल, दूसरा हो गया एनुलर, ऐसे लिख देते हैं, पर्शियल, एनुलर, और तीसरा हो गया टोटल। ये कंडीशन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये पर्शियल में क्या होता है कि सूर्य का थोड़ा सा भाग दिखाई नहीं देता, जैसे सूर्य का इतना भाग पृथ्वीवासी को दिखाई नहीं देता, तो ये पर्शियल हो गया, इतना भाग पृथ्वीवासी को दिखाई नहीं देता। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया कि मुझे अगर इतना भाग मेरा दिखाई नहीं दे रहा, इतना दिख रहा है, इतना दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये पर्शियल हो गया। और यदि एनुलर में क्या होता है, एनुलर और टोटल में हल्का फुल्का का अंतर होता है। एनुलर में क्या होता है कि पूरा पार्ट जो है लगभग दिखाई नहीं देता, पूरा पार्ट लगभग दिखाई नहीं देता। जैसे ऐसे कर लिया मैंने तो ये मेरा पूरा पार्ट दिखाई नहीं देता। और ये टोटल में क्या होता है कि पूरा पार्ट दिखाई नहीं देने के साथ साथ उसमें एक रोशनी निकलती है। सूरज के चारों तरफ से एक वलय बनता है, एक रिंग बनता है, एक रोशनी निकलती है। तो वो जो हो गया, ये हो गया टोटल, यानी कि टोटल सूर्य ग्रहण। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ये जो सूर्य ग्रहण लगता है, जिसमें पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसे कहते हैं, टोटल सूर्य ग्रहण जिसे कहते हैं, ये जब लगता है तो इसमें एक तो केंद्र हो गया, हर गोलाकार चीज के बीच एक केंद्र होता है। तो इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे इस तरह से, मानिए इस तरह से, अच्छा इसको हटा दो, इस तरह से ग्रहण लग गया, यहाँ से यहाँ तक हमें दिखाई नहीं दे रहा, और मानिए तो पूरा दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर जो एक चमक होती है, यहाँ पर एक चमक होती है सूर्य ग्रहण के समय, इसे कोरोड या कोरोना कहते हैं, इसे कोरोड या कोरोना कहते हैं। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, नोट कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से ये जो पार्ट होता है सूर्य ग्रहण लगने के समय, जो चारों तरफ का ये चमकीला भाग होता है, इसे कोरोड या कोरोना कहते हैं। और इसी से एक्स रे निकलती है, जिसके वजह से कि कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो आई को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है, एक्सरे। और इसी समय इसके चारों तरफ ये जो सतह होते हैं, इस पे एक रिंग बनता है, एक रिंग बनता है। अगर आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण को तो आपको पता होगा कि इस तरह से ये जो रिंग बनता है, और इसी रिंग को कहते हैं डायमंड रिंग। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डायमंड रिंग, डायमंड रिंग, जिसे कि ये छल्ला, डायमंड छल्ला भी कह सकते हैं। तो इस डायमंड रिंग से क्वेश्चन आया है जेपीएससी में, आरपीएससी सब में, कि जो सूर्य ग्रहण के समय चारों ओर रिंग बनते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो डायमंड रिंग कहते हैं, और इसे कोरोड या कोरोना कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है, पर्शियल, एनुलर और टोटल। तो आपको इसे ध्यान में रखना है। तो अब आपने सूर्य ग्रहण की ये कंडीशन देख ली। अब चलते हैं, देखते हैं चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में क्या होता है। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये सूरज, ये क्या दिख रहा है, ये सूर्य है, ये नीली पृथ्वी,
और ये जो दिख रहा है ये आपके चंदा मामा हो गए, ये चंदा मामा। तो इस तरह से ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। अब चूंकि मैंने यहाँ आपको बताया कि ये पिंड आपस में घूमते रहते हैं घूर्णन गति और परिक्रमण गति के माध्यम से, तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि ये जो पृथ्वी है ये घूमते घूमते, ये जो पृथ्वी है ये घूमते घूमते यहाँ बीच में आ गई, और ये जो चंद्रमा इस तरह से चक्कर लगा रहा था, जो यहाँ पे से चक्कर लगा रहा था, ये घूमते घूमते इस साइड आ गया, ये घूमते घूमते इस साइड आ गया, यानी बीच में पृथ्वी है, सूर्य है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो ऐसे कंडीशन में चंद्र ग्रहण लगते हैं, ऐसे कंडीशन में चंद्र ग्रहण लगते हैं। यानी कि अब देखिए आप क्या कंडीशन है, तो सूर्य, जब सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है, चूँकि आपको पता है कि सूर्य की रोशनी ऐसे ऐसे पड़ती है, तो बीच में पृथ्वी के आ जाने की वजह से ये सूर्य की रोशनी इस पृथ्वी पर पड़ती है, सूर्य की रोशनी एक पृथ्वी पर पड़ती है। और आपको पता है कि जब भी सामने से कोई एक सिंगल लाइट, जब भी सामने से कोई, जैसा कि आप अभी प्रैक्टिकल करके घर में भी देख सकते हैं, सिंगल लाइट जब आप पे मारे या फिर किसी और पे सिंगल लाइट जाए तो पीछे एक शैडो बनता है, पीछे शैडो बनता है, जिसे कि कहते हैं कि यही शैडो, यही पृथ्वी पर का शैडो इस तरह से ये चंद्रमा के ऊपर बनता है, ये चंद्रमा के ऊपर इसका इस प्रकार से शैडो बनता है, छाया बनता है। यानी कि जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर बनती है। इसी वजह से पृथ्वी का, तो ये पृथ्वी वाले तो चंद्रमा का ये पार्ट देख रहे हैं और इसी पे छाया बन गई है, और वही छाया, वही धब्बा ग्रहण कहलाता है, वही छाया ग्रहण कहलाता है, जिसकी वजह से कि वो दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो आप अब साफ साफ समझ गए होंगे कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पे छाया पड़ने की वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देता और इसे ग्रहण कहते हैं। तो ये जो चंद्र ग्रहण होता है ये कब होता है, ये हमेशा याद रखिएगा पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन, जिसे फुल मून कहते हैं। तो ये फुल मून के समय चंद्र ग्रहण लगता है। क्यों, इसको समझने का तरीका है, देखिए चांद निकलेगा जब तभी तो उसमें ग्रहण लगेगा, जब निकलेगा ही नहीं तो पता क्या चला कि उसमें ग्रहण लगा, कि वो निकला, वो आया या नहीं आया। तो इसी प्रकार से यदि सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या के दिन, हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, न्यू मून के दिन। आप इसे ध्यान में रखेंगे कि जब भी लगेगा तो, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही तीनों पिंड एक सीध में आते हैं। और मैंने यहाँ साफ साफ आपको बताया कि जब तक ये तीनों एक सीध में नहीं आएंगे तब तक ग्रहण लगने की कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ से पूर्णिमा के दिन आपको ये चंद्रमा यानी चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लग रहा है, पृथ्वी के बीच में आ जाने की वजह से। अब देखिए इस चंद्र ग्रहण की जो अवधि होती है वो बहुत ज़्यादा देर तक होती है। आपने देखा होगा तो चंद्र ग्रहण रात के बहुत लेट तक लगते रहते हैं। जैसे इसकी मैक्सिमम अवधि की बात यदि की जाए तो 3 घंटा 28 मिनट लगभग इसकी मैक्सिमम अवधि होती है, यानी कि 3 घंटा 28 मिनट तक लगभग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए आपको पता है कि पृथ्वी इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, और मान लीजिए घूमते घूमते यहाँ आ गया, मान लीजिए घूमते घूमते यहाँ आ गया, तो ये चांद भी तो इस तरह से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी तो घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा। तो फिर वही कंडीशन कि पृथ्वी, सूर्य की जो रोशनी है फिर पृथ्वी पर पड़ेगी और इसका छाया यहाँ बनेगा। तो यही वजह है कि जब तक ये घूमते घूमते यहाँ नहीं आ जाते और ये घूमते घूमते यहाँ नहीं आ जाते हैं तब तक चंद्र ग्रहण की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए चंद्र ग्रहण की जो अवधि होती है लंबी होती है, और सूर्य ग्रहण में चूंकि ये इधर आता है तो ये इधर तुरंत चला जाता है और दिखाई देने लगता है, जिसकी वजह से कि सूर्य ग्रहण की अवधि कम होती है। तो आपने यहाँ से देख लिया कि चंद्र ग्रहण की अवधि कम होती है और मात्र इतने समय तक के लिए ही होती है। तो अब यहाँ तक आपने देख लीजिए। अब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से आपके क्वेश्चन आएंगे तो ये छूटने की तो संभावना नहीं है, क्योंकि आपने इसके बारे में जान लिया। अब देखिए इसी में ज्वार भाटा आता है, इस सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय ही, और इसी के कारण ज्वार भाटा आता है। तो ये ज्वार क्या होता है, ये भाटा क्या होता है, हम इसी में पढ़ेंगे। और इसमें मैंने आपसे कहा था कि उपसौर और अपसौर के बारे में आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए 2 खगोलीय पिंड है, यहाँ से आप चंद्रमा को छोड़ दीजिए, इसको नहीं लेना है। तो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। तो आपको पता है कि कहीं पर जब ये पृथ्वी यहाँ होती है तो सबसे अधिकतम दूरी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है दोनों के बीच। घूमते घूमते यहाँ आती है तो ये डिस्टेंस कुछ और होता है, यहाँ आती है तो ये डिस्टेंस कुछ और होता है। तो इस तरह से जब डिस्टेंस अलग अलग होता है तो उसकी औसत दूरी निकाली जाती है, उसकी औसत दूरी निकाली जाती है। तो यदि पूछा जाए कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी की अगर बात की जाए, औसत दूरी की बात,
तो ये जो औसत दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच, ये आप याद रखिएगा 14.98 करोड़, 14.98 करोड़ किलोमीटर, यानी कि 14.98 करोड़ किलोमीटर आप याद रखिएगा सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी। और उसके बाद देखिए जब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होता है, यानी कि जब ये डिस्टेंस लंबा होता है और जब यदि पृथ्वी यहाँ जब आती है तो ये डिस्टेंस छोटा होता है, तो इन दोनों डिस्टेंस को अलग अलग नाम दिया गया है। इन लंबी दूरी को और ये छोटी दूरी को, इन दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया? तो ये जो बड़ी दूरी है, ये जो बड़ी दूरी है उसे हम अपसौर कहते हैं, बड़ी दूरी को अपसौर कहते हैं और छोटी दूरी को उपसौर कहते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। मुझे इससे लिखना होगा, ये अपसौर हो गया, अपसौर, ये बड़ी दूरी जो डिस्टेंस बना रही है, और ये जो छोटी दूरी बना रही है इसे उपसौर कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अप का मतलब ऊपर, अप का मतलब ऊपर यानी बड़ा, और उप का मतलब जैसे आपने उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, तो उप का मतलब छोटा हो गया, अप का मतलब बड़ा हो गया। तो ये जो बड़ा डिस्टेंस है ये अपसौर हो गया और ये जो छोटा डिस्टेंस है ये उपसौर हो गया। अब देखिए किस दिन छोटा डिस्टेंस होता है, किस दिन बड़ा डिस्टेंस होता है, ये भी एग्जाम में आते हैं। तो ये जो 3 जनवरी जैसे कि नाम से ही लग रहा है 3 है, छोटा है, तो इस 3 जनवरी के दिन छोटा दिन होता है, यानी उपसौर की स्थिति होती है। और ये जो 4 जुलाई है, नाम से ही देखिए बड़ा, यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, तो ये जो 4 जुलाई है ये अपसौर हो गया। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि उपसौर 3 जनवरी और अपसौर की जो प्रक्रिया होती है 4 जुलाई और औसत दूरी जो होती है 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो इस तरह से आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपको डील कर लेना है। अब देखिए हम ज्वार भाटा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये ज्वार भाटा क्या होता है, आखिर ये ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा तो समुद्र के जल का ऊपर उठना और उसके बाद फिर नीचे आना, समुद्र के जल का ऊपर उठना फिर नीचे आना ज्वार भाटा कहलाता है, जिसमें कि ज्वार का मतलब होता है ऊपर उठना और भाटा का मतलब होता है नीचे गिरना। समुद्र के जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, नीचे गिरना भाटा कहलाता है। अब देखिए इसकी कंडीशन है कि आखिर ये ज्वार भाटा होता क्यों है, आखिर ये ज्वार भाटा होता क्यों है। तो इसके 3 कंडीशन है, ये डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि किस कारण ज्वार भाटा आता है। तो देखिए इसके 3 रूल है। एक तो है सूर्य का गुरुत्वीय बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल जिसे कहते हैं, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरी स्थिति इसकी हो गई चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। और तीसरी जो स्थिति हो गई वो है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल या जिसे कि आप दैनिक गति या घूर्णन गति कहते हैं। अपकेंद्रीय बल या पृथ्वी के घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति। अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी को 480 कर लीजिए, आपको आराम से दिखाई देगा। तो ये सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल या घूर्णन गति जिसे कहते हैं, यानी अपने स्थान पे चक्कर लगाना, इसी के वजह से ज्वार और भाटा आता है। कभी कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का, तीनों का गुरुत्वाकर्षण बल दे देगा, नहीं तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण देगा, पृथ्वी का अपकेंद्रीय और चंद्रमा का भी अपकेंद्रीय या घूर्णन बल दे देगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। और इन्हीं तीनों वजह से ही होता है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये ज्वार और भाटा होता है। तो अब देखिए ज्वार भाटा का एक कंडीशन है कि आखिर ये होता कैसे है। तो आपको मैंने बताया कि जिस प्रकार से ग्रहण एक सीध में होने के कारण होता है, तो ये ज्वार भाटा की कंडीशन अलग होती है। एक सीध में होगा तो भी होगा और अगर अलग अलग जगहों पे होगा तो भी होगा। जैसे कि यदि बात की जाए, लेकिन इसके भी 2 प्रकार हैं, इस ज्वार भाटा के भी 2 प्रकार हैं। एक होता है उच्च ज्वार और एक होता है निम्न ज्वार। उच्च ज्वार स्प्रिंग टाइड और एक निम्न ज्वार नीम टाइड। तो देख लीजिए इसके 2 कंडीशन जो हैं, उच्च ज्वार भाटा और निम्न ज्वार भाटा। उच्च ज्वार और दूसरा होता है निम्न ज्वार, निम्न ज्वार। तो उच्च ज्वार के अलग कंडीशन है, निम्न ज्वार के अलग कंडीशन। अब देखिए ये हो गया हमारा सूर्य, ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा चंद्रमा हो गया, या फिर ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारा चंद्रमा हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। सन हो गया, अर्थ हो गया, मून, सन,
मून, अर्थ। तो ये चाहे इधर रहे या इधर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्वार भाटा में। बस इससे ये पता चलता है कि कितनी तेज़ी से ज्वार आया है, मतलब ज्वार की जो कंडीशन है वो कितना हाई है, इससे सिर्फ ये पता चलता है। तो आपको पता है कि ये जब पृथ्वी हो गया तो आपको 71% पृथ्वी पर 71% जल है, 71% महासागरीय जल यानी जल है टोटल 71% पृथ्वी पर। तो जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है, जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो उस समय ये महासागर के जल को धक्का देती है, यानी कि धक्का देकर अपने केंद्र से, अपने स्थान से बाहर निकाल देती है, जिससे कि वो पानी का खिंचाव होता है और इसे ही हम ज्वार भाटा की स्थिति के रूप में देखते हैं। तो अब देखिए सूर्य जब इस पे खींचेगा, सूर्य जब इधर से इस तरह से खींच रहा है इस जल को अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा, और इधर चंद्रमा भी अपनी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा खींच रहा है, तब जब दोनों खींच रहा है इस जल को और इसके साथ ही पृथ्वी भी जब इसे बाहर धक्का दे रही है घूम घूम कर, तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो ज्वार आता है इसे दीर्घ ज्वार भाटा कहते हैं, इसे दीर्घ ज्वार भाटा कहते हैं। यानी कि दोनों तरफ से जल उठता है और ऊपर की ओर ऊंचाई तक जाता है, दीर्घ ज्वार भाटा कहलाता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज्वार भाटा इस कंडीशन में आती है जबकि पृथ्वी बीच में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पृथ्वी भी चंद्रमा भी सूर्य के जल को खींच रही है और सूर्य भी चंद्रमा भी पृथ्वी के जल को खींच रही है और सूर्य भी पृथ्वी के जल को खींच रहा है। तो जब ये दोनों पिंड मिल के खींच रहे हैं तो यहाँ जो ज्वार आएगा ये बहुत तीव्र आएगा, यानी कि बहुत भयंकर ज्वार जिसे कहते हैं हम, ऊंचाई तक उठने वाला ज्वार। तो ये ज्वार आएगा इस कंडीशन में, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होगी तभी इसी कंडीशन में ज्वार, उच्च ज्वार आएगा। तो ये कब होता है? ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन, यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या के समय ही इस तरह के ज्वार भाटा आते हैं। तो आपने इसे दीर्घ ज्वार भाटा को देख लिया कि जब एक सीध में होंगे तो दीर्घ ज्वार भाटा आएंगे। अब एक जो निम्न ज्वार भाटा होता है वो किस कंडीशन में होता है उसे हम देखते हैं। तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनाते हैं, यहाँ चूंकि आपको दिख रहा है एक सीध में यानी 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं। लेकिन जब ये समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर सूर्य हो गया, यहाँ सूर्य हो गया, यहाँ पृथ्वी हो गए, यहाँ चंद्रमा हो गए, ये सूर्य हो गया, यहाँ अर्थ हो गए, यहाँ मून हो गए। तो आप देख रहे हैं कि इस अर्थ के पानी को इधर ये सूर्य भी खींच रहा है और इधर ये चंद्रमा भी खींच रहा है। तो जब ये दोनों मिलके खींच रहा है इसके पानी को तो थोड़ा थोड़ा दोनों जगह जाएगा, ऐसे छिटक छिटक के दोनों जगह जाएगा। तो ये निम्न ज्वार है, यानी कि कम पानी उठता है। ये सप्तमी या अष्टमी के दिन, यानी जिस दिन अमावस्या होता है उसके 7वें दिन या 8वें दिन इस तरह के ज्वार आते हैं और ये अमावस्या पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार भाटे आते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं, लघु ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा इसे हम कहते हैं। अब देखिए अगर यहीं पे हो गया कि ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है लेकिन यहाँ पे पृथ्वी ना हो के यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे पृथ्वी है, तो भी वही कंडीशन है, क्योंकि इसी तरह से खींच रहा है दोनों को थोड़ा 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 थोड़ा। तो इस कंडीशन में जब आएंगे तो लघु ज्वार भाटा आएगा। और ये कब होगा? तो जब समकोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये सप्तमी या अष्टमी के दिन लघु ज्वार भाटा आते हैं। कुछ लोग समझ लेते हैं कि समुद्र में जो लहरें आती जाती हैं उसे ज्वार भाटा कहते हैं। नहीं, वो ज्वार भाटा नहीं होता है, वो बस लहरें होती है जो कि समुद्र ऐसे धक्का देता है और हवा की वजह से वो इस प्रकार से होते हैं। ज्वार भाटा असल में ये होता है, इस तरह से आता है। और आपको पता है कि प्रत्येक दिन सभी जगह पे, पृथ्वी के जितने भी जगह पर हैं उसमें प्रत्येक दिन 24 घंटा में 2 बार ज्वार भाटा आता है, 2 बार ज्वार भाटा आता है। तो ये किस प्रकार से आता है इसे भी हम देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए पृथ्वी हो गया, ठीक, और ये कंडीशन हो गया ज्वार भाटा आने की, ये कंडीशन हो गई, इस तरह से पानी उठ रहा है। यहाँ हम ज्वार को ले लेते हैं, ज्वार को, यहाँ हम भाटा को ले लेते हैं, यहाँ भी हम ज्वार को ले लेते हैं, यहाँ हम भाटा को ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा आता है और इसके बीच की अवधि क्या होती है? तो वो होती है 12 घंटे 36 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट ये कंडीशन होती है। यानी कि एक ज्वार से लेकर दूसरे ज्वार तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो समय होगा 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट। और यदि पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक ज्वार से एक भाटा के बीच कितना डिस्टेंस होता है, मतलब एक ज्वार और एक भाटा के बीच कितने का समय होता है, तो आप आधा कर दीजिए इसे, 6 घंटे 13 मिनट, 6 घंटे 13 मिनट में एक ज्वार और भाटा आते हैं। और यही भाटा जब फिर ज्वार बनेगा यानी फिर नीचे आएगा तो इस तरह से 6 घंटा 13 मिनट का समय फिर लगाएगा, उतना का डिस्टेंस होगा। तो आपसे यदि क्वेश्चन आ जाए कि 2 ज्वार के बीच की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो 12 घंटा 26 मिनट, और एक ज्वार और एक भाटा के बीच की अवधि कितनी होती है, तो ये 6 घंटा 13 मिनट होता है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और चूंकि पृथ्वी पर
2 ही बार 24 घंटा में 2 ही बार ज्वार भाटे आते हैं सब स्थान पे, लेकिन एक स्थान अपवाद है जिसे कि बार बार पूछा जाता है, जो एक्सेप्शन है। जैसे कि उस स्थान को कहते हैं इंग्लैंड का साउथहैम्पटन। इंग्लैंड का साउथहैम्पटन एक इलाका है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंग्लैंड का साउथहैम्पटन। इंग्लैंड का जो साउथहैम्पटन होता है, यहाँ पर 4 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ 4 बार ज्वार भाटा क्यों आता है, ये देखिए, ये समुद्र है वहाँ, ये वहाँ का समुद्र है, और इसमें 2 समुद्र आकर मिली है। इस तरह से 2 समुद्र, एक इधर से आके मिली और एक इधर से, तो 2 ज्वार भाटा इसके हो गए, 2 ज्वार भाटा इसके हो गए, तो इसको मिलाकर 4 ज्वार भाटा आता है। और ये जो क्वेश्चन है इसे आपको जरूर याद में रखना है कि इंग्लैंड में साउथहैम्पटन इलाके में 4 बार ज्वार भाटा आता है, ये एक्सेप्शन है। बाकी सब जगह 24 घंटे में बस 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल पे 2 बार ज्वार भाटा आता है। तो आज आपने यहाँ सूर्य ग्रहण देखा, चंद्र ग्रहण देखा, उसकी स्थितियाँ देखी, उसके प्रकार देखे, ज्वार भाटा देखा। अब इससे जो क्वेश्चन आएंगे ये सब आप कर लेंगे, और आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर मिला होगा बहुत कुछ सीखने को तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा इसी तरह से, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि अगर आप कॉन्सेप्ट के तरीके से सीखेंगे, मैं ये बात ऑलवेज करती हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो 1 लाइनर ले आऊँ, 10-20 क्वेश्चन आपके डील हो जाएंगे, लेकिन क्या 10-20 ही पूछे जाएंगे और 10-20 से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा? नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ ये भी कंडीशन देखा कि क्यों कम समय में सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है, चंद्र ग्रहण को इतना वक्त क्यों लगता है, किस तरह से घूर्णन गति करती है, किस तरह से परिक्रमण गति करती है। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन थे, जो भी कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। और इसमें एक और कंडीशन होता है, जिसे कि कह लीजिए कि 5 डिग्री का कोण कभी कभी अगर पूछ लिया जाएगा कि जब ऊपर की स्थिति से, ऊपर से जब हेलीकॉप्टर से देखेंगे तो ये सूर्य हो गया, ये जैसे सूर्य हो गया, और यहाँ पे चांद है और यहाँ पे पृथ्वी है, या फिर ये ऊपर है नीचे है, तो तीनों एक सीध में दिखाई देगा, लेकिन ये 5 डिग्री का उस समय कोण का अंतर रहता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं आएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब 5 डिग्री का अंतर होगा दोनों में, लेकिन ऊपर से एक लाइन में दिखाई देगा, तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण नहीं आएगा। तो इस तरह से आज आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने नहीं किया हो तो और बताइएगा ज़रूर कॉमेंट करके कि आपको कैसा लगा। तो अभी कोरोना टाइम में घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ लेकर आऊँगी, और यदि आपने मेरी सौरमंडल वाली टॉपिक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज़रूर देखिएगा, वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।